हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर मिले हैं करंट अफेयर्स सीरीज़ डिस्कस करने के लिए, जो कि फर्स्ट मई से 7 मई तक के क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ में। और हम ये देखने जा रहे हैं कि इस वीक, जो लास्ट वीक अभी ये बीता है, इसमें क्या कुछ वैसे मेजर चेंजेस हुए जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की सीरीज़ और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। So our first question is, which bird species has returned to Pulicat Lake after 6 year absence? कौन सा पक्षी प्रजाति 6 साल की अनुपस्थिति के बाद पुलिकट झील में लौट आई है? जो भी ये प्रजाति थी, ये पहले पाई जाती थी, लेकिन 6 साल तक ये लगातार एब्सेंट रही, अनुपस्थित रही उस झील से, और अब 6 साल के बाद ये वापस उस झील में लौट के आ गई है। तो इस प्रजाति का नाम है लेसर फ्लेमिंगोज। लेसर फ्लेमिंगोज जो थी वो पुलिकट लेक में अब प्रेजेंट हो गई है, आ गई है वापस लौट के 6 साल के बाद। और ये पुलिकट लेक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये आपको आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर लेक। सॉल्टी वाटर मीन्स वाटर दैट इज कंटेनिंग सॉल्ट, वैसे वाटर का ये लेक है। एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट जो है वो चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट है, जो कि आपको आंध्रा और तमिलनाडु बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ही फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है पुलिकट लेक पे इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में। और IUCN की कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो फ्लैमिंगोज की स्पीशीज़ है, इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि ये जो पुलिकट लेक है, इसके जस्ट नियर बाय ही आपको एक नीलापत्तू बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, जो कि प्रेजेंट है। और ये जो सेंचुरी है, ये फ्लैमिंगोज के लिए ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये लेसर फ्लेमिंगोज जो हैं 6 इयर्स के एब्सेंस के बाद दोबारा पुलिकट लेक में वापस लौट आए हैं। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस? किस भारतीय राज्य ने पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? एयर एम्बुलेंस सेवा, इससे आप समझ सकते हो कि जो पेशेंट्स हैं जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, वैसे लोगों को अगर हम रोडवेज़ के थ्रू हॉस्पिटल या कहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कभी डिले हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो एयर एम्बुलेंस के थ्रू उनको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह मौजूद हैं, वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। सो पहली बार ये सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर है दोस्तों झारखंड। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने यहाँ पे झारखंड में पहली बार फर्स्ट एयर एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। सीरियस पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रांची जैसी जगहों से उनको लेके। और मेट्रो सिटीज़ में कनेक्टिविटी जो है इसकी स्थापित की गई है, मेट्रो सिटीज़ में उनको भेजा जा सकता है जहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेट्रो सिटीज़ के अलावा लखनऊ, वाराणसी, कुछ ऐसे शहर भी जो हैं वो इस मैप में जुड़े हुए हैं जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जैसे कि ये एयरवेज के थ्रू हो रहा है, तो एक एयरवेज कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है जिसने ये डील साइन की है, तो उसका नाम है रेड बर्ड एयरवेज। रेड बर्ड एयरवेज जो है उसने ये डील साइन की है। हालांकि ये अभी इंडिया में सभी जगहों पे स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ कुछ चुनिंदा शहर वगैरह ही हैं जिन्होंने ये सर्विस स्टार्ट की है। लेकिन ये एक मुहिम जो है वो स्टार्ट कर दी गई है और सबसे पहले ये सेवा झारखंड राज्य में लॉन्च की गई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो। सो यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं एयरवेज के थ्रू, पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेक्सटाइल आर्ट फ्रॉम गुजरात हैज़ रिसेंटली गॉट GI टैग? गुजरात के किस कपड़ा को हाल में ही GI टैग मिला है? कपड़ा एक्चुअली उस पर एक तरह की कलाकारी की जाती है जिसको कि GI टैग दिया गया है। सो इसका आंसर है दोस्तों माता नी पचेदी। माता नी पचेदी जो है ये एक कलाकारी का नाम है जो कि गुजरात में कपड़ों पे किया जाता है। इसको अभी हाल में ही GI टैग दिया गया है। GI टैग जो है वो ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग है और ये 10 साल तक वैलिड रहता है। GI टैग के बारे में आपको बता दूं कि अगर ये किसी चीज़ को दिया गया है तो 10 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। और ये वैसी चीज़ों को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर स्पेस की ज्योग्राफी को इंडिकेट करते हैं। कोई वैसी खास चीज़, खास कलाकारी जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही की जा सकती है, उनको GI टैग दिया जाता है।
और ये हैंडमेड पेंटिंग होती है। माता निपचेदी जो ये पेंटिंग है, ये हैंडमेड पेंटिंग होती है जो कि कपड़ों पे की जाती है। और इसके लिए ही भानु चित्रा को अभी कुछ दिन पहले पद्मश्री दिया गया था इस पेंटिंग के लिए ही। और ऐसा करने वाले कुछ पेंटर्स ही अब रह गए हैं हमारे देश में, क्योंकि ये हैंडमेड पेंटिंग है, इनको आप मशीन से नहीं कर सकते हो, तो जो कारीगर हैं उनके द्वारा ही ये पेंटिंग की जाती है। तो इस पेंटिंग के लिए ही भानु चित्रा जी को अभी कुछ टाइम पहले पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया था। और जहाँ यहाँ कलाकारी की बात चल रही है, तो कुछ अलग अलग प्लेसेस की मैं आपको स्पेशलाइज्ड जो कलाकारी है उनके बारे में बता दूं। अगर हम कलमकारी आर्ट के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की है। चिकनकारी आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये लखनऊ से संबंधित है। फाट पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान से संबंधित है। पटचित्र मीन्स पत्तों पे जो चित्र की जाती है, ओडिशा में देखने को मिलेगी आपको। अगर हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करें तो ये बिहार से संबंधित है। और अगर हम गंधर्व आर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो ये लद्दाख से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कहीं भी किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये गुजरात का जो मैंने आपको माता निपचेदी बताया, उसके अलावा और भी ये जो आर्ट्स हैं इनसे संबंधित राज्यों के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये माता निपचेदी आर्ट है। ये कपड़े पे की गई पेंटिंग है जो कि कम्प्लीटली हैंडमेड है, जिसको हाथ से किया गया है। इसमें मशीन का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज़ द हेरिटेज फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड? हेरिटेज फेस्टिवल 2023 हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है दोस्तों गोवा। गोवा में 3 दिन चलने वाला जो ये हेरिटेज फेस्टिवल है, ये स्टार्ट किया गया था। और गोवा में भी सालीगांव नाम की जगह पे ये स्टार्ट किया गया था, जो कि 28 अप्रैल से शुरू हुआ था और 3 दिन तक ये फेस्टिवल चला। दैट मीन्स 30 अप्रैल को ये फेस्टिवल ख़त्म भी हो गया। सालीगांव जो है वो नॉर्थ गोवा में प्रेजेंट है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया गया था, यहाँ सवाल ये उठता है। तो ये सेलिब्रेट किया गया था हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, एक अपर लेवल पे लेके आने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था। हेरिटेज डे के बारे में अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल को हेरिटेज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम होता है हेरिटेज चेंजेस को ऑब्जर्व करना। दूसरे अलग अलग प्लेसेस की हेरिटेज और उनमें ग्रेजुअली जो चेंजेस आते हैं उनको ऑब्जर्व करना, ये इसकी थीम थी। और अगर इस फेस्टिवल के अलावा कुछ और फेस्टिवल्स को भी हम जानना चाहें तो सनबर्न, सिग्मो फेस्टिवल्स, ये कुछ और ऐसे फेस्टिवल्स के नेम हैं जो कि गोवा में सेलिब्रेट किए जाते हैं हेरिटेज फेस्टिवल के अलावा। क्वेश्चंस आपसे थोड़ा बहुत अलग करके भी पूछा जा सकता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि सनबर्न, सिग्मो फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल्स भी गोवा में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्नो फेस्टिवल दैट इज गोइंग टू बी इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में होने जा रहे स्नो फेस्टिवल का नाम क्या है? इसका आंसर है दोस्तों सिंथन स्नो फेस्टिवल। सिंथन स्नो फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर में होने का प्लान था। इट वॉज सेलिब्रेटेड इन किश्तवर। और ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? किश्तवर में सेलिब्रेट किया गया, जो कि किश्तवर में सिंथन ग्राउंड पे सेलिब्रेट किया गया 2 दिन के लिए। 30 अप्रैल को ये फेस्टिवल कंप्लीट कर दिया गया। किश्तवर नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में भी प्रेजेंट है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का आपको एनिमल पाया जाता है जिसका नाम है हंगुल। ये क्वेश्चन भी जानना ज़रूरी है। किश्तवर नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है, जहाँ पे हंगुल नाम का एनिमल पाया जाता है और ये हंगुल वहाँ का स्टेट एनिमल है। और सिंथन ग्राउंड जो है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है ब्रेंग वैली और चिनाब वैली के बीच में। यहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी ज़रूरी है। सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया अभी 2 दिन के लिए, जो 28 से 30 अप्रैल के बीच में था। और वहाँ पे किश्तवर नेशनल पार्क भी है, जहाँ पे हंगुल एनिमल पाया जाता है। यहाँ आप ये स्नो फेस्टिवल की पिक्चर्स देख सकते हो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ स्नो गेम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए गए थे और टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे ये गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज लेबर डे सेलिब्रेटेड? श्रम दिवस कब मनाया जाता है, या फिर इसको हम मजदूर दिवस भी बोलते हैं। ये मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों 1 मई। 1 मई को ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये जो लेबर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं जो हमारी कंट्री में काम करते हैं, हमारी कंट्री या फिर हमारी कंट्री के बाहर भी श्रम दिवस मनाया जाता है, तो उनके हार्ड वर्क को याद रखने के लिए मजदूर दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये लेबर डे जो है वो 1 मंडे ऑफ सितंबर का जो पहला मंडे है उस समय भी
कुछ कंट्रीज़ में मनाया जाता है, जबकि ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये 1 मई को ही सेलिब्रेट किया जा सकता है जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें ये सितंबर के फर्स्ट मंडे को भी सेलिब्रेट होता है। मोटो दोनों का सेम है, श्रम दिवस मनाने का उद्देश्य दोनों का सेम है। और अगर हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहें तो मई 1886 1886 मई में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो थे वो शिकागो के, उन्होंने ये धरना दिया था, आप इस तरह से कह सकते हो। और उनकी ये डिमांड थी कि वर्किंग आवर्स जो हैं उसको 8 घंटे तक के लिए फिक्स कर दिया जाए और वीक में मजदूरों को एक दिन की छुट्टी दी जाए। इसके पहले 1886 के पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। 15 से 16 आवर्स तक वर्कर से काम लिया जाता था और उनको छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। तो ये 1886 में मजदूरों ने जो एक संगठन बनाया और उन्होंने ये डिमांड रखी कि वर्किंग आवर्स को 8 घंटे के लिए फिक्स किया जाए और वीक में एक दिन की छुट्टी भी दी जाए। सो इस दिन के बाद से 1 मई को मजदूर दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाने लगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज़ द स्काई 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग स्टार्टेड? साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? सो इसका आंसर है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक जो है वो शुरू हुई है और 1 मई से ये बैठक शुरू हो गई थी। लक्षद्वीप में भी बेंगाराम आइलैंड है जहाँ पे ये इंडिया की प्रेसिडेंसी में ये बैठक स्टार्ट हुई है। और इसका फोकस क्या है? टू इम्प्रूव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इम्प्रूव करने का इसका उद्देश्य था। और अगर हम G20 के बारे में जानना चाहें तो आप सबको पता है कि 2023 में इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है, ये इंडिया में होने जा रहा है। लेकिन एक साल पहले डैट मीन्स 2022 में ये इंडोनेशिया में हुआ था और नेक्स्ट ईयर 2024 में इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राज़ील के पास चली जाएगी। सो एक साल पहले और एक साल बाद के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखना हमारे लिए ज़रूरी है। इस ईयर का हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट लोन इन एशिया फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक से एशिया में सबसे अधिक ऋण किसको प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी 5.58 बिलियन का जो लोन है वो रिसीव किया है एडीबी की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। और पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप इकोनॉमिक क्राइसिस को फील कर रहा है और इसे काफ़ी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ रही है। अभी इसने 2.67 बिलियन यूएसडी डॉलर्स का जो लोन है वो भी बैंक से लिया हुआ है। और पाकिस्तान के साथ साथ ही अफ़गानिस्तान जो देश है उसको भी बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और बेसिकली ये फूड और बाकी चीज़ों की प्राइसेस जो इतनी जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो रही हैं, इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम एडीबी के बारे में बात करें, इस बैंक के बारे में बात करें, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुई थी, जिसमें फ़िलहाल अभी 68 मेंबर्स हैं। इन 68 मेंबर्स में से भी 49 जो है वो एशिया और पैसिफिक से हैं और उसके अलावा बाकी के 19 मेंबर्स बाहर की तरफ से हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान अभी फ़िलहाल किस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है। Who has been appointed as the new managing director of the Bank of Baroda? बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों देवदत्त चंद। इनको बैंक ऑफ बड़ौदा का निदेशक जो है अभी हाल ही में घोषित किया गया है। और इसके अलावा अगर हम कुछ और बैंक्स के बारे में जानना चाहें, उनके चेयरमैन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो अभी फ़िलहाल SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो है वो दिनेश कुमार खारा हैं। अगर हम PNB के बारे में बात करें तो अतुल कुमार गोयल जी हैं जो इसके चेयरमैन हैं। और अगर हम यूको बैंक के बारे में बात करें तो इनके सोमा शंकर प्रसाद जी जो हैं वो हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा के इस्टेब्लिशमेंट को अगर हम देखें तो ये 20 जुलाई 1908 20 जुलाई 1908 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसके फाउंडर सयाजी राव गायकवाड़ जी हैं। तो ये जानना हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द हेल्प ऑफ विच टेलीकॉम कंपनीज हैज स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ स्टॉपिंग स्पैम कॉल्स फ्रॉम May 1? टेलीकॉम कंपनियों ने 1 मई से स्पैम कॉल रोकने की व्यवस्था किसकी मदद से शुरू की है? टेलीकॉम कंपनियों ने ये मुहिम की है कि जो स्पैम कॉल्स आते हैं, आई एम श्योर कि आप सभी को आए होंगे, कुछ अननोन नंबर से कॉल आते हैं जिसके बारे में अगर हम पता लगाने की कोशिश करें तो पता चलता है वो स्पैम कॉल्स हैं। तो कुछ कंपनीज ने 1 मई से इन स्पैम कॉल्स को रोकने की मुहिम की है। तो ये किसकी मदद से की है? इसका आंसर है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
और द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम TRAI भी बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ कंपनीज को 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी है, जिसमें उन्होंने स्पैम कॉल्स को रोकना है। उस समय तक इन्हें अपना सिस्टम इस तरह से बना लेना है कि कोई स्पैम कॉल्स ऐसे नेटवर्क्स पे ना आए। So from May 2023, the country's three major network services providers, जो तीन मेजर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, उन्होंने अपने सिस्टम में कुछ वैसे फिल्टर्स इंस्टॉल कर लिए हैं कि अब इन नेटवर्क को यूज़ करने वाले लोगों को स्पैम कॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है इन कंपनीज़ के द्वारा। और ये जो ट्राई है, दैट इज़ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है, वो न्यू दिल्ली में है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2023 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, भारत की रैंक यहाँ पे 161 है, 161वीं रैंक है भारत की। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 150 नंबर पे थी, 150th रैंक थी इंडिया की, लेकिन अब वो और पीछे जाके 161 पे पहुंच चुका है। और ये इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये इंडेक्स जो है ये रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RWB जो है उसके द्वारा ये रिलीज़ किया जा सकता है। ये एक पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें अगर हम फर्स्ट रैंक के बारे में देखें तो नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक पे था, सेकेंड नंबर पे आयरलैंड, थर्ड नंबर डेनमार्क, फोर्थ नंबर स्वीडन एंड फिफ्थ नंबर पे फिनलैंड था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा पीछे है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड द राइट टू डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने का अधिकार दिया है? इसका आंसर है दोस्तों आर्टिकल 142। इस आर्टिकल के तहत जो डिवोर्सेस है, पहले क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था हमारे कि 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता था, जिसमें मे भी सुलह हो जाए तो डिवोर्स जो है वो ना लेना पड़े। लेकिन अब ऐसा ये प्रावधान आया है कि अगर सिचुएशंस वैसी हैं जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि दोबारा मतलब डिवोर्स कैंसिल हो सकता है, ऐसे सिचुएशन पे इमीडिएटली डिवोर्स जो है वो ग्रांट किया जा सकेगा। और ये जो डिसीजन है ये 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया है, जिसमें कि 5 जो जज थे उन्होंने एक साथ मिलके सारे चीज़ों पे डिस्कस करके ये फैसला निकाला है। और वो जो 5 जजेस थे उनके नाम है संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, AS ओका, विक्रम नाथ एंड JK महेश्वरी। इन 5 जजेस की जो एक बेंच थी उन्होंने ये डिसीजन दिया है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट हैज़ द बैकवर्ड क्लास सर्वे स्टार्टेड? किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? इसका आंसर है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा जो है ये ऐसा करने वाला सेकंड स्टेट बन चुका है बिहार के बाद। और ये जो सर्वे है ये उड़ीसा स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन द्वारा किया जा रहा है। ये बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में हो रहा है। एंड ये सर्वे जो है ये 314 ब्लॉक्स एंड 114 लोकल बॉडीज़ में किया जाएगा। और द 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये जो एक्ट है 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट साल 2018, ये इट ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन को इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये चीज़ भी हमारे लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन साइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेनिज? किस अभिनेत्री को लेनिज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों अथिया शेट्टी। इनको लेनिज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है। लेनिज एक्चुअली है क्या, ये कोरियन स्किन केयर ब्रांड है जिसने अथिया शेट्टी को फर्स्ट ब्रांड फेस इन इंडिया के रूप में साइन किया है। और अगर हम कुछ और कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लग्जॉर जो कि एक स्टेशनरी ब्रांड है, इसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वायाकॉम 18 ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पेप्सी इसने रणवीर सिंह को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है।
हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिंग लरेन बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज बिकम द वर्ल्ड चेस चैंपियन। डिंग लरेन का संबंध किस देश से है जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? सो इसका आंसर है दोस्तों चाइना। इनका संबंध जो है वो चाइना से है। और डिंग लरेन जो है इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है कजाकिस्तान में, और इन्होंने हराया है रशिया के लैन नेपोमिनाची को। और ये ऐसा करने वाले चाइना के फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इन्होंने 5 बार लगातार चैंपियन रहे मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के थे, उनको रिप्लेस किया है और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। और इनसे हारने के बाद भी जो मैग्नस कार्लसन हैं वो वर्ल्ड टॉप रेटेड प्लेयर में रहेंगे, उनका नाम उसमें शुमार रहेगा। लेकिन अब ये खिताब जो है वो डिंग लारेन को मिल चुका है जो कि चाइना से संबंधित है। GBM driver has been developed by researchers from which institute? GBM ड्राइवर को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? इसका आंसर है दोस्तों IIT मद्रास। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक्चुअली एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि कंप्यूटेशनल बेस्ड है, कंप्यूटेशनल टूल को यूज़ करके। और ये ग्लियोब्लास्टोमा जो कि एक तरह का ट्यूमर है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। और ये ग्लियोब्लास्टोमा जो है ये ग्रेड 4 ट्यूमर है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से ग्रो करता है, और ये बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही देखने को मिलता है। ये IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो GBM ड्राइवर है ये ईजिली इसको डिटेक्ट कर पाएगा। और IIT मद्रास जो है इसने पूरी तैयारी कर ली है अपना एक इंटरनेशनल कैंपस भी ओपन करने के लिए, जो कि तंजानिया में ओपन होने वाला है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मैसेंजर मोबाइल ऐप्स हैव बीन ब्लॉक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार ने कितने मैसेंजर मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया है? इसका आंसर है दोस्तों 14। इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 14 मैसेंजर मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली यूज़ किए जा रहे थे। और ऐसा अनुमान था कि इनके थ्रू टेरर जो है, आतंक जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है। इन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये ऐप कौन कौन से ऐप एक्चुअली इसमें इंक्लूडेड है हम थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। इसमें है क्रिपवाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विकर में सॉरी, मीडिया फायर, ब्रायर, बीच हैट, नंद बॉक्स, कॉनियन, IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी एंड थ्रीमा, ये जो ऐप्स हैं इनको बैन कर दिया गया है। और ये जो ऐप बैनिंग की गई है ये इन्फोर्स्ड है अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट के तहत इन सारे ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों अजीत कुमार मोहंती। बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट हैं ये, और ये BARC जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके डायरेक्टर भी हैं अजीत कुमार मोहंती जी। इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये साल 2025 तक रहेंगे चेयरमैन के पोस्ट पे, और ये N व्यास जी को रिप्लेस करेंगे। और BARC के बारे में अगर हम बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में बात करें, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1954 3 जनवरी को हुई थी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द 63rd फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र सेलिब्रेटेड? गुजरात और महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है दोस्तों 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया था। और ये गुजरात का 63वां फाउंडेशन डे था जो कि सेलिब्रेट किया गया, और ये गुजरात गौरव दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया। और फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन जो है वो जामनगर में किया गया था, जिसमें गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, उनकी भी मौजूदगी थी। और इस इवेंट में 21 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण साथ साथ में किया गया था। गुजरात डे जो है वो 1 मई को सेलिब्रेट किया गया।
Devendra Fadnavis has unveiled a statue of छत्रपति शिवाजी in which country? देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर है दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस में फडणवीस जो है उन्होंने एक कल्चरल प्रोग्राम अटेंड किया, वहाँ के प्रधानमंत्री जो कि जगनॉथ एंड अदर मेंबर्स जो थे महाराष्ट्रियन कम्युनिटी के, उनसे भी ये मिले और वहाँ पे इन्होंने एक कल्चरल प्रोग्राम को अटेंड किया और वहाँ पे ही इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और मॉरिशस जो है वो एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडियन ओशन में प्रेजेंट है। अगर हम वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहें तो पृथ्वीराज सिंह रोपन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और पोर्ट लुइस वहाँ का कैपिटल है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस प्रतिमा का अनावरण करते हुए देवेंद्र फडणवीस को दिखाया गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? वायुसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका आंसर है दोस्तों आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित जी को वायुसेना का उप प्रमुख अभी फिलहाल में ही बनाया गया है। ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भोगापुरम एयरपोर्ट हैज बीन लेड इन विच स्टेट? भोगापुरम एयरपोर्ट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी थे उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि अमरावती में रखा गया है। और इस एयरपोर्ट को बनाने की पूरी जो कॉस्ट है वो करीब 3,500 करोड़ तक आएगी और ये सितंबर साल 2025 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय तक ये बन के रेडी हो जाएगा। दीज वर द क्वेश्चंस। हमारे आज की सीरीज़ के ये क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहें। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हो तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं आपको हेल्प देने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स में ये आपकी हेल्प करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।